क्या कह रहे हो? लो, रेस नंबर कौन सा? आंसर्स पता है ना? लो, रेस नंबर 11। कोई बात नहीं। रेस नंबर 11, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, रेस नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, what volume of 95% H2SO4 by weight must be taken? इसने क्या बोला? 95% weight by weight H2SO4 solution, density of solution is 1.85 gram per ml, must be taken to prepare 100 ml of 15% weight by weight, 15% weight by weight H2SO4. What is density of solution? It is 1.1 gram per ml. 1.1 ग्राम पर ml। क्वेश्चन पढ़कर क्या समझ आया? किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये? कन्वर्ट कैसे हो रहा है? 95% से 15% रह गया, डाइल्यूशन का है पक्का। डाइल्यूशन मैंने बताया था, या तो मोलैरिटी रहेगा, तो M1V1 बराबर M2V2। ये भी तो कराया है, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वेट। क्या करते हैं? फॉर्मूला किसका लिखेंगे? जिसका डिटरमिन करना है। किसका डिटरमिन करना है? यहां वॉल्यूम डिटरमिन करना है, तो यह फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 95 मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 95 मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता हमें, मास ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं ना। अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाए तो सॉल्व हो जाएगा। ये मास ऑफ सॉल्यूट कहां से आएगा? दोनों में क्या रहेगा? ये है केस ऑफ डाइल्यूशन। दोनों में क्या सेम रहेगा? मास या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन सेम। जलमग्न क्या होता है? हिंदी मीडियम है क्या उधर? जलमग्न मतलब मछली जल में, तो जल में डूबी मछली तो होती है बे। मछली कहाँ होती है? हवा में। ये हो गया 15% वेट बाय वेट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, इसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। यहां से मास ऑफ सॉल्यूट निकालो, यहां रख दो, हो जाएगा सॉल्व। किया हुआ है नोट्स में ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंग्लिश आती है ना हम लोगों को? बहुत बहुत बधाई। 500 ml 0.2 मोलर, 500 ml 0.2 मोलर Na2SO4 solution is mixed with 100 ml 17.1% weight by volume
Al2SO4 whole thrice solution and the resulting solution is diluted 5 times. किससे डाइल्यूट करेंगे? दोनों को मिलाने पर 600 ml होना चाहिए था, लेकिन डाइल्यूटेड 10 टाइम्स. दैट मींस फाइनल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 3 लीटर. सही है गलत है? नाउ find the molarity of SO4 minus 2 in final solution. Molarity of SO4 minus 2 in final solution. Molarity क्या होता है? Moles of SO4 minus 2 final solution में divide by क्या? Final volume. Final volume is what? 3 लीटर. इसमें कोई दिक्कत? यानी हमें सल्फेट के मोल्स ढूंढने हैं. कहां से? इसमें तो होंगे नहीं, पहले से कहीं होंगे. इसमें Na2SO4 के कितने मोल्स हैं? 0.1. अगर 0.1 मोल Na2SO4 के, तो सल्फेट के कितने हैं? 0.1. ये नहीं आया समझ में? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ना. परसेंटेज का रेफरेंस 100 होता है, तो 100 ml में कितना? 17.1 ग्राम. 17.1 ग्राम क्या? ये पूरा अमाउंट ना. तो 17.1 ग्राम अगर हमारे पास Al2SO4 होल थ्राइस है, तो मोल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस कितना हो जाएगा? 17.1 डिवाइड बाय 342, यानी 1/20. भैया ये इसके मोल्स हैं, तो सल्फेट के चाहिए मुझे. तो सल्फेट के कितने हो जाएंगे? इसका 3 टाइम्स. नहीं आया समझ में? पक्का? तो ये 0.1 इसकी जगह 1/10 या 2/20 लिख दो. ये 3/20 हो गया टोटल मोल्स, डिवाइड बाय 3 लीटर. कितना हो गया? 5/20, 1/4, तो 1/12 मोलर. वापस से देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा हो गए. ये करने हैं फिर से सवाल है ना, बहुत इजी है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 6 कितने लोगों से हो गया? चलो ठीक है, अभी तो हार्ट अटैक ही आ रहा था नहीं तुम्हारे को. नालायक. क्वेश्चन नंबर 4. रेशियो ऑफ ग्राम पर लीटर. ग्राम पर लीटर भैया, ग्राम पर लीटर मतलब एक मास है, नीचे वॉल्यूम है. इसको किससे डिवाइड किया? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. ये भी तो मास है और वॉल्यूम है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा सॉल्यूट? तो सॉल्यूट सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट है. सही तो है? मतलब इंडिपेंडेंट मतलब सॉल्यूट कोई भी हो, इसमें मोलर मास, मोल तो होता नहीं है ना. मोल होता है क्या? मोल होगा तो उसका मोलर मास आएगा, है ना. तो सॉल्यूट के मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, और उसके मोलर मास. बेसिकली सॉल्यूट से इंडिपेंडेंस मतलब उसके मोलर मास से, मतलब कोई सी भी गैस ले लो या कोई सा भी लिक्विड ले लो जो मिक्स कर रहे हो सॉल्यूट, तो रेशियो से इंडिपेंडेंट ही रहेगा. 6 हो गया. सी और डी ऑप्शन. 6 का सी, 111 ग्राम सॉल्यूशन. ये टोटल सॉल्यूशन है ना. अगर हमारे पास उसने मोल फ्रैक्शन दिया CH3COOH का 1/10, तो अगर मुझे रेशो ही निकालना पड़ता तो मैं 1 मोल मान लेता किसका, और 9 मोल मान लेता किसका? वाटर का. लेकिन एग्जैक्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? CH3COH के मोल्स कितने मान लूंगा? X. तो वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे? 9x. एग्जैक्ट निकालना है ना, क्योंकि एग्जैक्ट क्या दिया? 111 ग्राम. अब हमें मोल्स पता है, क्या हम मास निकाल सकते हैं? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. अगर मुझे CH3COH के मोल्स पता है, तो इसका मास कितना? 60x. अगर मुझे वाटर के मोल्स पता है, तो इसका मास कितना? 18 इंटू 9 इंटू एक्स. यहां से x आएगा, तो सॉल्यूट का मास निकाल लेना. एग्जैक्ट निकालना है. 7, 8, 9, 10. 7. कितने लोगों से हो गया? 7. बढ़िया.
ऑनलाइन में कितने लोगों से हो गया 7? बहुत बढ़िया, बहुत सारों से हो गया इसमें भी। बस 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 तसल्ली काटो। अरे मत लिखो अब मैसेज, एक गरीब आदमी कुछ लिख रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 कन्वर्जन का अगर सवाल आता है तो क्या देखते हैं अपन? चार चीजें, वो चाहे बाइनरी सॉल्यूशन हो चाहे टर्शरी हो। अगर टर्शरी भी होगा तो सॉल्वेंट क्या रहेगा? एक ही। सॉल्यूट कितने हो जाएंगे? और क्वाटरनरी होगा तो सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट में क्या करेंगे? जितने भी सॉल्यूट है सबको ऐड कर देंगे। ये क्लियर है? देखो क्या दिया, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक कंटेनर है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट ए, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, ये 2 मोलर है, और सॉल्यूट बी, इसका मोलैरिटी भी 2 मोलर है। डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर एमएल है। कन्वर्जन का सवाल है। मॉलिक्यूलर वेट एम डैश ए ये दे रखा है 60, एंड एम डैश बी ये दे रखा है 40 ग्राम पर मोल। क्या मतलब होता है 2 मोलर का? 2 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है, बोले तो 1000 ml है, तो हमारे पास 2 मोल ए हो जाएगा और 2 मोल ही बी हो जाएगा। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से क्या मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज 1000 ml, डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml, कितना आएगा? 1200 ग्राम। यहां से 2 मोल ए मतलब 120 ग्राम सॉल्यूट पहला हो गया, और ये 80 ग्राम सॉल्यूट दूसरा हो गया। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया भैया? 200 ग्राम, 1200, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 1 किलोग्राम। इसमें किसी को दिक्कत? ऑनलाइन वाले भाइयों, बहुत बढ़िया। अब पहला मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए क्या क्या चाहिए मुझे? ए के मोल्स, ए के मोल कितने हैं? उसके बाद सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास कितना है? उसके बाद क्या चाहिए? मोलैलिटी ऑफ बी, बी के मोल, मास 1 किलोग्राम, वेट परसेंट ऑफ बी, परसेंट वेट बाय वेट ऑफ बी, बी का मास, अबे 80 तो है बी का, 120 थोड़ी है। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 80/12। ये तो नहीं कर रहा सी मैच। वेट परसेंट ऑफ ए, परसेंट वेट बाय वेट ऑफ ए, मास ऑफ ए 120 डिवाइड बाय 1200, कितना आएगा? 10%। ये मैच कर रहा है, तो कितने मैच कर रहे हैं? 3। बहुत बहुत बधाई। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 10 हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ईमानदारी की बात तो ये कि उसको लिखना चाहिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। ऑप्शन से देखना पड़ेगा ना, ऑप्शन में मोल पर लीटर ये तो वही निकालना पड़ेगा। जेई मेन का कोई भरोसा नहीं है ना, वो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है क्या? किसी ने पूछा है? BaCl2 तोड़ा इसको। क्वेश्चन नंबर 10, BaCl2 कैसे टूटेगा? Ba+2+2Cl-। अगर ये 2.5 मोलर है तो इसका कितना परसेंट गया?
तो इसका 80%, 2.5 का 80% ये बनेगा, और ये कितना बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 2.5 का 80%। ये हो गया सॉल्व। Cl माइनस का मोलैरिटी। रेस नंबर 12, रेस नंबर 12 का पहला हो गया, दूसरा कितने लोगों से हो गया, दूसरा, ठीक है। दूसरा देखो, गरीब लोगों, इंग्लिश आती है ना अपने को? तुम्हारे सब है ना, स्कूल के एड्रेस देना, अपने प्रिंसिपल को मैसेज करना पड़ेगा मुझे। C3H8 और CH4 का मिक्सचर है। यहां टोटल प्रेशर कितना है भैया, 320 mm। एक को P मान लो, अगर ये P तो ये कितना हो जाएगा 320 माइनस P। कितने अननोन है, तो कितनी इक्वेशन चाहिए, एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इसने कहा कंबस्शन रिएक्शन, इक्वेशन कंबस्शन किसका होगा, दोनों का। क्या पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि उसने CO2 दे रखा है। CO2 कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर 448 mm ऑफ Hg। इंटेलिजेंट है ना हम लोग, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पक्का लिख दो यार, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। प्लस 4H2O, 2O2 प्लस 2H2O। बाकी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर ये P है तो CO2 कितना बनेगा, अगर ये 320 माइनस P है तो CO2 कितना बनेगा, दोनों का टोटल कितना है 448, तो P आ जाएगा। बहुत बहुत बधाई। तीसरा 4 5 6 7 7, 5 भी बताना है, 6 भी बताना है। वैसे भी यार गरीब लोग हैं इस बैच में। बस सीरियसली तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, सवाल में कुछ दम है क्या भाई? ये सवाल अगर नहीं हो रहे ना, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, या पढ़ते टाइम तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, जिसको ये नहीं बना। क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस कॉपी में कर रखे हैं अपन ने। रेस का तुम्हें एक भी सवाल नहीं पूछना चाहिए, ईमानदारी की बात है। अगर तुम ढंग से पढ़ रहे हो या तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना क्लास में जो पढ़ रहे हैं, सवाल क्यों नहीं बन रहे? पूछ रहे हो सारे 5 6 7। 5 देखो, एन एल्केन, एल्केन की जगह CXHY लिख लें क्या, X प्लस वाई बाय 4 ऑक्सीजन गैस किस में कन्वर्ट होगा, XCO2 प्लस वाई बाय 2 H2O किस में, लिक्विड में। एल्केन है तो Y और X का क्या रिलेशन, Y इक्वल टू 2x प्लस 2। बातें मत करो। An alkane on complete combustion with O2 shows 50% volume contraction, P इक्वल टू 0। इसका अगर V वॉल्यूम लें तो इसका कितना लेना चाहिए, V टाइम्स ऑफ X प्लस वाई बाय 4। दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे तो कितना बनेगा Vx। इसको तो लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते, लिक्विड है, हम PV इक्वल टू NRT का एप्लीकेशन ले रहे हैं। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना है V प्लस V टाइम्स ऑफ X प्लस वाई बाय 4, और फाइनल वॉल्यूम कितना है 50%। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि जो फाइनल वॉल्यूम है इट इज हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाय 4, ये हो जाएगा। यानी हमारे पास V फाइनल है V इंटू एक्स, और V इनिशियल है V टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाय 4 बाय 2। ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाय 4। तो x इक्वल टू
1 प्लस वाई बाय 4, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, दो इक्वेशन, दो अननोन, हो जाएगा। क्या आएगा? x3 और y, x3 y8। भाई यही मतलब होता है ना 50% वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो फाइनल वॉल्यूम है इट इज 50% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का 50% है, तो हमने इनिशियल वॉल्यूम लिखा, फाइनल वॉल्यूम लिखा। क्वेश्चन नंबर 6, अ सैंपल ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी, एक H2SO4 सॉल्यूशन है, H2SO4 सॉल्यूशन है, इसका डेंसिटी है 1.96 ग्राम पर ml। 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, अगर इसका 50 ml लिया, if 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय, इस H2SO4 का रिएक्शन किया प्लस ट्वाइस NaOH, किसमें कन्वर्ट होगा? Na2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। ये है 2 मोलर 0.1 लीटर weight percent of H2SO4 in the solution is, यानी percentage of weight by weight of H2SO4 in the solution। तो क्या आएगा? mass of H2SO4 divide by mass of solution into 100। mass of H2SO4 निकालना पड़ेगा हमें, और mass of solution होगा volume into density 50 into 1.96। ये अगर मिल जाए तो सॉल्व हो जाएगा। ये mass of H2SO4 कैसे मिलेगा? ये कितना है? 0.2 मोल। 2 के लिए कितना रिएक्ट करेगा? तो 0.2 के लिए 0.1 मोल का मतलब 9.8 ग्राम, उठा कर रख दो यहाँ पे। 9.8 डिवाइड बाय 50 इंटू 1.96 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 7th, 17 ग्राम पर लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। 17 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 17 ग्राम। तो H2O2 सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना हो जाएगा? 1 लीटर तो फिक्स्ड है, 17 ग्राम, इसको मोल में कन्वर्ट करो, मास को किससे डिवाइड करेंगे? 34, तो कितना आएगा? तो 1/2, 0.5 मोलर बोल दूं क्या? 0.5 मोलर H2O2 सॉल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, पहला वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? 11.35 इंटू मोलैरिटी, 35 इंटू 0.5 वॉल्यूम। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गया। 1 ml of this solution gives 2.8 ml O2। सी क्या कह रहा है? क्यों लेंगे? क्यों कहा है? करेक्ट क्यों करना है उसे? ये एलन में तो सही होगा ना, जे मेन में बोला था ना मैंने, है ना? यहाँ तो इंटेलिजेंट लोग हैं ना। देखो इक्वेशन लिखो, ये कितना दिया? 1 ml, और इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.5 मोलर। तो 0.5 मिलीमोल हो जाएगा ना। 2 से कितना? तो 1 से कितना? तो 1/4 मिलीमोल हो जाएगा। मिलीमोल है, यानी 1/4, 1/4 इंटू 10⁻³ मोल। मोल पता है, प्रेशर पता है 2 atm, टेम्परेचर भी आई थिंक दे रखा है इसने। क्या 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 इसके वॉल्यूम को निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू NRT अपॉन P हो जाएगा। 8 9 10 हो गया। 8 9 10 लो, तो रेस 12 तक कंप्लीट हो गया। अरे वेट तो करो, अगला होमवर्क लिखो, रेस 13। रेस नंबर 13 लाओ, मॉड्यूल बताओ।
और कुछ चाय वाय, बिस्किट, चाय कुछ? किसका काम करना है मुझे? मुझे बता दो, क्योंकि मुझे तो एलन सिस्टम ने कहा कि जाकर सिर्फ पढ़ाकर आ जाया करो। मुझे नहीं पता, एसी भी चलाना है, पानी भी पिलवाना है सबको। लाओ दे दो भाई मॉड्यूल। S1 पहले जेई मेन, जे मेन बताओ। 4, अरे सुन लिया। क्वेश्चन नंबर 3, the ammonia released on quantitative reaction of 0.6 gram urea with sodium hydroxide। हमारे पास यूरिया है, यूरिया ये 0.6 ग्राम है, ये NaOH से रिएक्ट कर रहा है, इससे कह रहे हैं ये अमोनिया रिलीज हुआ। इसने कहा the ammonia released on quantitative reaction of 0.6 gram urea with sodium hydroxide can be neutralized by। अब जेई मेन का सवाल है, पहली बात तो बहुत सारी चीजें हमें माननी पड़ेंगी। क्या मानना पड़ेगा? कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट होगा? NH3 में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हमें रिएक्शन भी याद नहीं है। जेई मेन वालों ने एक और महान काम किया, रिएक्शन याद है किसी को? तो हमारे पास क्या सहारा है? POAC। किसके रेस्पेक्ट में? ठीक है भाई, या तो तुम्हें रिएक्शन याद होगी, यूरिया की NaOH से क्या रिएक्शन होती है? हाँ नहीं नहीं पढ़ाएंगे ऐसा, यूरिया की पूरी केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ाएंगे IUC में, लेकिन आई थिंक वो 12th में होगा, P ब्लॉक में। अभी पता नहीं क्यों डाल दिया इसने, किसी ने भी किया हो ये। अब यहां से जो अमोनिया बनेगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड सीक्वेंशियल है, ये अमोनिया किससे रिएक्ट करेगा? HCl से, और किस में कन्वर्ट होगा? NH4Cl में। अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फेरस सल्फेट FeSO4 हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा बोले तो 7, ग्रीन विट्रियोल होता है ना ये। FeSO4.7H2 is used to fortify foods with iron। The amount in grams of the salt required to achieve 10 ppm of iron in 100 kilogram of wheat। हमारे पास एक बोरा है जिसमें गेहूं पड़ा हुआ है, व्हीट कितना? 1 क्विंटल। 100 किलोग्राम व्हीट है और इसमें 10 ppm आयरन फिल करना है। 10 ppm, ppm क्या होता है? ऑफ Fe+2, आयरन ही जाना है, पूरा सल्फेट वगैरह से मतलब नहीं है। ppm ऑफ Fe+2 तो क्या आएगा? मास ऑफ दिस डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास तो 100 किलोग्राम ही रहेगा ना, इंटू 10⁻⁶। अब इसने कहा द अमाउंट इन ग्राम ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm। ये तो बड़ा आसान सा है। ये कितने ppm है? 10। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? अगर ये kg लिया तो ये भी किस में आएगा? kg में। तो अगर तुम्हें इसका मास मिल गया kg में, तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। जितने मोल Fe होगा उतने ही मोल FeSO4.7H2 होगा। उसका मास निकाल लो, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। क्या? और क्या लेंगे? किस में मिलाया? मास अपन मास ही होता है ना, ppm। अरे आटे में ही मिलाया ना Fe। और 100 किलो में थोड़ा सॉल्वेंट लिख दो यार, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बताया ना, दोनों सेम ही होता है। जो एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड 10 ppm का मतलब है 10 लाख ग्राम में 10 ग्राम। उसके बाद इन दो सवाल के लिए परेशान हो रहे थे। गजब नालायक हो तुम लोग। 1 to 10 में और कोई?
क्वेश्चन नंबर 9, 11.2 वॉल्यूम है ना, जेई मेन का सवाल है, क्या लेना है? 11.2 वाला ही लेना है। 1 मोलर हो गया, मोलैरिटी से परसेंट वेट बाय वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्या? 1 मोलर यानी 1 मोल 1 लीटर, यानी 34 ग्राम 1 लीटर, यानी 3.4% वेट बाय वॉल्यूम। ये सुनते कहाँ हैं सब? 11 to 20, 11 मुझे नहीं आता, नालायक गधा मूर्ख पागल। किसने पूछा ये? किसने पूछा 11th? ये मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी नहीं निकाल सकता ना। तुम लोग यार कन्वर्जन में भी फंस रहे हो अभी भी। मतलब सब कोटा के लोकल हो, बाहर से आए हो, तो हॉस्टल वाला क्या मना करता है कि बेटा पढ़ना नहीं है, पढ़ लेगा तो सेलेक्ट हो जाएगा? ऐसा करता है कि सो जा, लोरी सुनाता है क्या? कि हॉस्टल में जाते नींद। थप्पड़ मार दिया कर उसे कि सर ने कहा है कि डोंट डिस्टर्ब एट ऑल, कि पहले मैं कंसंट्रेशन टर्म बनाऊंगा उसे। और तेरे से तो डरना भी चाहिए भी उसे। हाँ यार तुम लोग, ये मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी कितनी बार बताया है? 0.8 का मतलब 8/10। तू हिंदी मीडियम से, मुझे समझ आ गया। 0.8 मतलब 8/10, यानी 8 मोल सोल्यूट और 2 मोल सॉल्वेंट। तो 8 मोल हो गया सोल्यूट, 2 मोल हो गया सॉल्वेंट। मोलैलिटी पूछा ना, तो 8 मोल तो सोल्यूट फिक्स हो गया। सॉल्वेंट का मास निकालना है किलोग्राम, तो 2 मोल सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट क्या है यहाँ? एक्वस वाटर। तो 2 इंटू 18 36 ग्राम, यानी 0.036 किलोग्राम। तो 8 मोल बटे 0.036 किलोग्राम, ये मोलैरिटी। यार सॉल्वेंट का है क्या? अरे सॉरी, तूने भी यही गलती की होगी। अबे नालायक, सॉल्वेंट का है 0.8, तो सॉल्यूट का 0.2, तो 0.2 मोल ऊपर और नीचे 0.8 इंटू 18/1000। अरे अब नहीं आता मुझे, ये जेल डाल हो गया था क्या? 13, 13 नहीं हुआ तेरे से? कोई होगा भी नहीं वो जिंदगी में, छोड़ दे उसको। जे एडवांस में आएगा तो तेरे पेपर में नहीं आएगा। हाँ हाँ, सही कर लेना। हाँ अरे यार, तुझे खुद पर भरोसा है? खुद पर भरोसा है? अरे अब मॉड्यूल रख दिया मैंने। लाओ, कितना पढ़ लिया था? अरे वेट करो, मैसेज मत लिखो। सर व्हाई वी हैव नॉट कंसीडर्ड वॉल्यूम चेंज ऑफ H2SO4, दैट इज 200 ml in question 5, रेस नंबर 11। ये लगातार मैसेज लिखते रहते। हाँ चैप्टर पता है मुझे, अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करें? पूरी क्लास में डिस्कस ही करते रहे। बहुत बढ़िया। हमें, अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, पढ़ने का सही तरीका ये है, खुद से ट्राई करो। ऐसे कैसे कर लिया है यार? तुम्हें जबकि सॉल्यूशन भी भेजा है, सी सेट पर सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, उस पर ट्राई करो। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो फिर यहां पूछो। ऐसा नहीं होता रेस में 5 6 7 8, अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो 11th का कोर्स ही अपना 2 साल में होगा और 12th का कोर्स 3 साल में। तो या तो हम भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना पूरी करने आए यहाँ पर, है ना, इंडियन गवर्नमेंट की चलती है ना एक पंचवर्षीय परियोजना। अरे इंग्लिश मीडियम गिरा, 5 ईयर प्लान।
तो ऐसा अपना कोई 5 ईयर प्लान तो नहीं है ना, इसीलिए एलन ने बड़ा सिस्टमैटिक तुम्हें दे रखा है, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं तुम्हारे पास। तुम्हें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड इसलिए किए जाते हैं कि मान लो तुम पढ़ रहे हो, वैसे तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई रात को 1-1 बजे भी पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ते टाइम जब भी डाउट आए तो उस टाइम तो टीचर अवेलेबल होगा नहीं, तो वो सी सेट पर तुम्हारे पास वीडियो सॉल्यूशन है, ऐसा भी नहीं कि हैंड रिटन है, ठीक है पूरा। हाँ मतलब जो भी ई सॉल्यूशन ऐप जो भी है, उसके बाद भी तुम्हारे एलन प्लस पर पूरा कंप्लीट मॉड्यूल के सॉल्यूशन अपलोडेड है, सब कुछ अवेलेबल है। तो पहले एफर्ट करो, नहीं समझ में आए वहां देखो, वहां से भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर क्लास में पूछो। अगर क्लास में सारे ही अपन लेंगे तो पढ़ेंगे कब? तो अगर अपन ये डिस्कस ही करते रहेंगे पूरी क्लास में तो फिर जो समझे, यानी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन क्लास में ले रहे हैं ना वो कम हो जाएंगे। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ का करिकुलम फिक्स्ड है, तुम्हारा टेस्ट डेट फिक्स्ड है, उस पर जो सिलेबस आएगा वो भी फिक्स्ड है। तो अगर अपन ऐसे चलते रहे तो वहां तक सिलेबस होगा ही नहीं, फिर रोते रहोगे कि सर आपने पढ़ाया ही नहीं और पेपर में आ गया। तो ऐसा भी नहीं करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, और थोड़ा सा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। मतलब अपने दिमाग दिमाग पर ये दे रखा है ना भगवान ने, इसको जोर लगाओ, पूरा फोकस करो क्लास में समझने पर। अगर तुम कन्वर्जन अभी भी मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी नहीं बदल रहा है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से 5-6 बार कर लिया है अपन ने मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी। तो नोट्स पढ़ो और पूरा फोकस्ड होकर पढ़ो। अगला चैप्टर लिखो, रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ध्यान से समझना है, नहीं समझ में आया तो यहीं पूछना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो हम कहेंगे Mg इज ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां उल्टा हो जाएगा, यहां हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर MgO से ऑक्सीजन निकलता है तो हम बोलेंगे MgO इज रिड्यूस्ड। ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बनेगा? NH3। तो अगर इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम बोलेंगे इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो इधर क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होता है तो हम बोलेंगे Fe+2
इज ऑक्सीडाइज्ड, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन अगर MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट होता है विद द गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे MnO4 माइनस इज रिड्यूस्ड, MnO4 माइनस इज रिड्यूस्ड टू Mn+2। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, इसका होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो, क्या ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है? क्या ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन, ये पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर लिख सकते हैं डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। एजेंट, एजेंट सुना कहीं? एजेंट क्या काम करता है? अरे मैं नॉर्मल एजेंट पूछ रहा हूँ, तुम अपने को कोई काम करवाना तो एजेंट को पकड़ते हैं ना, तो एजेंट सिर्फ हेल्प करने के लिए होता है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं इसे, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट भी बोलते हैं इसे। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस, विच oxidizes others and reduces itself, which reduces others and oxidizes itself. Third point is types of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को ब्रॉडली दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन और एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट इज नॉन रिडॉक्स, सेकेंड इज रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन रिडॉक्स
और रिडॉक्स? सबसे पहला सवाल जे मेन और एडवांस का सवाल पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। जब भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर चेंज होगा, यानी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जरूर बदलेगा। तो अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है तो उसको क्या बोलेंगे। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट of the given species will not be changed। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट चेंजेस, यहां पर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है। तो हम केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। Chemical reactions can be divided in two parts. One is non-redox and other is redox. And how to differentiate between a redox reaction and a non-redox reaction? We have to check oxidation number of the respective elements. If oxidation number of any element is not changed, then it is a non-redox reaction. For example of non-redox reaction, first is neutralization reaction. Neutralization reaction. When HCl is mixed with NaOH, it will give NaCl plus water. In this reaction, oxidation number of any element will not be changed. किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। देख लो H का +1 है, उधर भी +1, Cl -1, Cl -1, Na +1, Na +1, O -2, O -2, H +1। किसी भी एलिमेंट, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, it gives calcium sulfate precipitate plus 2H2O. None of the element is going to change its oxidation number during acid base neutralization reaction. किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फॉर एग्जांपल NaCl plus AgNO3 aqueous solution, it will give AgCl precipitate plus NaNO3। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सॉल्ट्स में, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं बदलता है then it is considered as a non-redox reaction. Then what is a redox reaction? MnO4 minus plus C2O4 minus 2 gives Mn plus 2 plus CO2. Mn plus 7 से किस में कन्वर्ट हो गया, +2। कार्बन +3 से किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन +4। तो Mn plus 7 से +2, there is a change in oxidation number of manganese as well as carbon. Manganese gains 5 electron for its reduction, whereas carbon
loses 2 electrons for its oxidation. 2 इलेक्ट्रॉन कैसे? कार्बन तो +3 है, 2 कार्बन है ऐसे, कार्बन +3 से +4, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, और वहां पर +3 वाले ऐसे कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज अ गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मींस इट मस्ट बी अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, whereas in case of non redox reaction oxidation number of any element will not be changed। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। तो ये पहला सवाल हो गया तुम्हारा। जे मेन देखोगे 3-4 क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के, जे एडवांस में भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। याद रहेगा 2 साल बाद, 2 साल तक याद रखना है, और नहीं रखोगे तो हम याद करा ही देंगे, क्योंकि हर टेस्ट में आएगा पूरे साल भर। जैसे आईओसी तुम्हारा है ना, हर टेस्ट में आएगा पूरे साल, कभी छूटेगा नहीं, तो हर बार पढ़ना पड़ेगा। लिख लिया? नहीं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन होना चाहिए, तभी रिडॉक्स होगा। अगला देखो, पॉइंट नंबर 4। ये चैप्टर है रिडॉक्स का, तो हमें नॉन रिडॉक्स पर इतना फोकस, वैसे नॉन रिडॉक्स के भी क्वेश्चन है इसमें, वो तो हम मोल से कर लेते हैं वैसे भी। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखो, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। इसको भी ब्रॉडली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर? विद इन द मॉलिक्यूल और बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स? बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स। दैट मींस ये जो रिएक्शन लिखा है MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 गिव्स Mn+2 प्लस CO2। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन जो है, उसमें जो रिडक्शन वाला स्पीशीज है या जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है, वो 2 सेपरेट एंटिटीज होने चाहिए, वो 2 सेपरेट एंटिटीज होने चाहिए। बट इंट्रामॉलिक्यूलर रिडक्शन जो होता है विद इन द मॉलिक्यूल, जैसे KClO3 है, इट गिव्स KCl प्लस O2। नाउ दिस Cl+5, दिस इज Cl-1 प्लस 5 से -1, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 6। ऑक्सीजन -2, दिस इज ऑक्सीजन 0। KClO3 में ऑक्सीजन -2 वाला है ना, -2 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नालायक को 3 ऑक्सीजन है ऐसे। तो एक ही स्पीशीज में अगर विद इन द मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, अगर एक ही कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है, यानी विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कोई डिफरेंट या सेपरेट एंटिटी नहीं है, देन इट इज कंसीडर्ड एज एन इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। यानी एक ही मॉलिक्यूल है तो ये होगा विद इन द मॉलिक्यूल। within the molecule oxidizing as well as reducing agent entities are available or elements are available। तो हम इसको redox reaction को broadly 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं।
एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर. इंटरमॉलिक्यूलर मींस टू डिफरेंट एंटिटीज or to different molecules or ions but in case of intramolecular within the compound दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, then it is considered as an intramolecular redox reaction. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसी ने सुना है क्या ये? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. Cl और ऑक्सीजन. इसमें तो कंपाउंड को बोलेंगे पूरा, ये ऑक्सीडाइजिंग है. इसमें बोलेंगे Cl. Cl का रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन सुना है क्या किसी ने? क्या होता है? बिल्कुल सही है. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मींस यहां पर जो इंट्रामॉलिक्यूलर था ना, इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, कंपाउंड तो एक है लेकिन एलिमेंट अलग अलग है. एलिमेंट अलग अलग है ना. Cl इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. लेकिन क्या हो अगर एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन भी करे और इलेक्ट्रॉन लूज भी करे. अगर एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और लूज भी करता है तो उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन. यानी the same element of the given species or compound oxidizes as well as oxidized as well as reduced. यानी जो कंपाउंड है उसका एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो. द सेम एलिमेंट ऑफ द गिवन स्पीशीज कंपाउंड, गिवन स्पीशीज और कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी हो, उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा जैसे Br2 in basic medium, it is converted in Br minus and BrO3 minus. Br2 is converted in Br minus and BrO3 minus. Br2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, -1 और यहां +5. 0 से -1 एंड 0 से +5, यानी Br2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और Br2 ही रिड्यूस हो रहा है. यहां Br2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बेसिकली इसको हम लिख सकते थे इस तरीके से. तो Br2 प्लस Br2 इट गिव्स Br माइनस प्लस BrO3 माइनस. यानी Br2 के कुछ मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहे हैं और Br2 के कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. तो बेसिकली ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन ही है. जब एक ही मॉलिक्यूल होता है तो कई स्टूडेंट इसको कंफ्यूज होकर किस में डाल देते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर. ये इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं है, दो सेपरेट एंटिटीज हैं. सेपरेट कैसे? एक Br2 और दूसरा Br2. एक ही कंपाउंड नहीं है. Br2 घूमता रहेगा ना उसमें कंटेनर में. तो कुछ Br2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और कुछ Br2 इलेक्ट्रॉन देंगे. तो अगर Br2 से Br माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करता है Br2 तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर Br2 से BrO3 माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कितने लूज करेगा? 10 इलेक्ट्रॉन.
तो वही यहां पर भी होगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, H2O प्लस O2 में डिस्प्रपोर्शनेट होता है ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन 0, -1 से -2, -1 से 0। ऐसे ही HCuCl2 कॉपर +1 है, ये कॉपर 0 और कॉपर +2 में कन्वर्ट होता है, यानी यहां भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। ऐसे ही H2O2 is converted in H2O plus O2, disproportionation. HCuCl2 gives copper plus 2, कॉपर देखो +1 से +0, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, +1 से +2, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही और भी ले सकते हैं, Mn3O4 plus 8/3, it is converted in Mn +2 plus MnO4 minus, this is +7, plus 8/3 to +2 plus 8/3 to +7। यानी from a particular compound, if only one element is oxidized as well as reduced, then the reaction is named or considered as disproportionation reaction। सारे क्या होते हैं? Next is conproportionation reaction। नेक्स्ट इज कॉनप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किसी को आइडिया? कॉनप्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसी को आइडिया? इसका उल्टा होता है, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। रिवर्स ऑफ disproportionation is a conproportionation reaction। That means I minus plus IO3 minus I2 -1 से 0 +5 से 0, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन IO3 माइनस I minus I2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी उल्टा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स। लिख लिया? तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, कोई भी स्पीशीज है उसका एक ही एलिमेंट, कोई भी स्पीशीज है अगर उसका एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है। और अगर एक ही कंपाउंड में दो सेपरेट एंटिटीज है, दो सेपरेट एलिमेंट्स हैं, अगर वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होते हैं
इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर दो सेपरेट एंटिटीज हैं, दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन इज अ काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, वो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है क्या? इंटर है ना, आई माइनस और आईओ थ्री माइनस सेपरेट है। हाँ, किसका? ये किसने कहा? न्यूट्रल है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है ना, बॉन्डिंग में पढ़ा होगा तुमने, केमिकल बॉन्डिंग। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। ऑक्सीडेशन नंबर उसी से करना है एक्स वाले से। कौन सा एक्सेप्शन वाला? H2SO4 में कौन सा एक्सेप्शन है नालायक? यहां पर थायो एसिड नहीं आएगा। और बोलो। अगर तुझे कैरोज एसिड याद है नालायक, तो तुझे ऑक्सीडेशन नंबर भी याद है, ठीक है। और यहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन से काम चल जाएगा, जरूरत नहीं है। जैसे मान लो तुम H2S4O6 पढ़ते हो, टेट्राथायोनिक एसिड, तो जेई एडवांस में सवाल आया है कि डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, प्लस कितना, और एक का 0, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। और इनका क्या होता है? 0। रिडॉक्स में इसको नहीं करना है, इसका सीधे एक्स मानो, तो कितना हो जाएगा? 2 + 4x - 12 = 0। तो एवरेज ऑक्सीडेशन से काम चल जाएगा। ये तो निकाल लोगे, ये आता है ना, यही चाहिए अपने को। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ब्लीचिंग पाउडर पता है ना, दोनों सीएल का ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों सीएल का ऑक्सीडेशन नंबर सेम या अलग अलग? क्या क्या? इसका -1, इसका, ठीक है। एवरेज कितना आएगा? 0 से काम चल जाएगा अपना। लेकिन जे एडवांस ने पूछा है इसका दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर, +1 -1। आता तो है नालायक हो तुम्हें, अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड्स। कॉन्फिडेंस कब आएगा तुम लोगों में? नालायक कह रहा एडवांस के बाद। मेरे को पता है कुछ लोग आए 5 साल का सोच के, 2 साल तो नॉर्मल, उसके बाद 1 साल और जे एडवांस का अटेम्प्ट बचेगा 3, उसके बाद जेई मेन का तो अटेम्प्ट बचेंगे नहीं बचेंगे? पंचवर्षीय योजना। अब देखो, तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है इस टाइप की, ये हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, ये क्या होता है? बेरिलियम। ये यहां से स्टार्ट होता है स्कैंडियम, समझ गया, मैं समझ गया। ब्रेन कम है, रटने में दिमाग ज्यादा लगता है तुम लोगों को। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये शुरू के एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यहां से लेकर यहां तक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये हीलियम हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या है? पी ब्लॉक है। लो मेरे लिए तो है ही नहीं, कंपाउंड ही नहीं बना रहा, तो काम क्या है? रिडॉक्स में क्या लेना देना इसका? इसमें लेना है क्रिप्टन और जिनॉन से लेना देना है, जो कंपाउंड्स बनाएंगे उन्हीं से मतलब है। अब देखो,
ये जो एलिमेंट है ना, इनका ऑक्सीडेशन नंबर रेंजेस फ्रॉम n to n-8, n से n-8 तक वेरी करता है। और n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ p ब्लॉक में होता है, s ब्लॉक में या d ब्लॉक में नहीं होगा। n से n-8 तक वेरी करता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कार्बन है, कार्बन कौन से ग्रुप का है? 14th ग्रुप। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। तो +4 से -4 उसके ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीजन फैमिली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो +6 से -2। हेलोजन 7। तो +7 से -1। n से n-8 सिर्फ किसके लिए है? p ब्लॉक के लिए। ये जो s ब्लॉक होता है, इसका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 होता है। ये हाइड्रोजन हटाओ, ये तो परेशान करेगा। ये एल्कली मेटल नहीं है हाइड्रोजन, इसलिए हटा दिया। और इसका +2 ऑलवेज। तो एल्कली मेटल ग्रुप का +1 ऑलवेज, और एल्कली अर्थ मेटल का +2 ऑलवेज। हाइड्रोजन परेशान आत्मा है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है ना, वो हेलोजन के जैसे भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। तो उसका +1 भी होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है। H2 में 0 होता है। तो जब वो H2 बनाएगा तो 0, और जब लिथियम के साथ जुड़ेगा, लिथियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन -1 हो जाएगा। और जब नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन +1 हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक स्कैंडियम का +3 फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिंक का भी +2 फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां से लेकर यहां तक वैसे डी ब्लॉक का बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे जहां पर अस और इक होता है ना, अस और इक, वहां 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं मेनली, अस और इक। अस कौन सा वाला होता है? +2। कॉपर +1 क्यूप्रस होता है, और कॉपर +2 क्यूप्रिक। तो खुद +2 भीमा शंकर जहां 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे ना, तो जो कम वाला होगा वो अस, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक। जैसे कॉपर के 2 हैं, Cu+ को बोलेंगे क्यूप्रस, और Cu+2 को क्यूप्रिक। अगर इन दोनों के अलावा कोई ऑक्सीडेशन नंबर आता है, तो इसका मतलब उस कंपाउंड में कॉपर प्लस और कॉपर +2 दोनों है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल Fe के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ये होता है फेरस, ये होता है फेरिक। तो Fe के 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन है। कौन कौन से? +2 और +3। लेकिन एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है Fe3O4, इसमें निकालोगे तो प्लस का 8/3 आएगा। तो भैया जब 2 ही होते हैं तो ये तीसरा कहां से आ गया? तो ये बेसिकली मिक्सचर होता है FeO.Fe2O3 का, यानी एक फेरस ऑक्साइड और एक फेरिक ऑक्साइड का 1:1 मिक्सचर होता है। लेकिन हमें यह भी याद नहीं रखना है, रिडॉक्स बहुत आसान है, एवरेज से अपना काम चल जाएगा। यानी +8/3 इज गुड। एक्स वाला तो आता है ना तुम्हें, ये याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत, और ये याद है तो दिक्कत है। हम तो इससे सॉल्व करेंगे ना। तो किसी को याद होगा तो कहेगा अरे सर ये तो ये था, अब क्या होगा? हाँ, तो अगर नहीं याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि अपना जुगाड़ किससे चलना है? तो जिसने रिडॉक्स या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लिखा होगा उसको भी पता होगा कि आगे स्टूडेंट जो है ना परेशान होंगे, तो उसने कहा यार झंझट ही हटाओ, है ना। पागल ही है ना, मतलब कुछ भी, मतलब भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बोलो। इस कॉन्सेप्ट में जरूरत नहीं है। सवाल तो बनेंगे ना कि मिक्स्ड ऑक्साइड क्या है, वो नालायक। मैग्नीज जो है ये Mn+2 है, Mn+3 होता है, Mn+4 होता है, Mn+5 होता है, Mn+6 होता है, Mn+7 होता है। तो यहां पर
ये उस टाइप का लगेगा, पायरो हाइपो, मतलब केवल अस और इक नहीं लगेगा, ये बताया है तुम्हें ऑक्सी एसिड के नॉमेनक्लेचर में, कब अस लगता है, कब इक लगता है, कब हाइपो लगता है, कब पर लगता है, कब पायरो लगता है। इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। मेरे को हंसी तो बहुत आ रही है। जैसे ये Mn+6 है ना, ये H2MnO4 से बनता है। H2MnO4 उसको मैग्निक एसिड बोलते हैं। और एक H+ हटा दो, HMnO4, ये पर मैग्निक एसिड होता है। तो MnO4- जो बनता है ना, MnO4- HMnO4 से बनता है, उसको परमैग्नेट आयन बोलते हैं। तुमने पढ़ा होगा ना, एक एसिड का सॉल्ट होता है तो 8 हो जाता है। तो परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट सुना है, KMnO4, उसमें यही MnO4- होता है। तो HMnO4 मैग्निक एसिड हो, सॉरी, HMnO4 पर मैग्निक एसिड होता है, पर मैग्निक एसिड। H2MnO4 जो होता है, ये मैग्निक एसिड होता है। नहीं, मेरे को मजा आ रहा है लिखने में, मेरे में नॉलेज भरा पड़ा है, तो यहाँ बस उड़ेल रहा हूँ नालायक को। हम बचपन से ऐसे यहाँ आकर कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आए हैं कि वहां जाते ही पागलपन शो करना है। अरे इधर लिख रहा हूं, H2MnO4 मैग्निक एसिड है। तो अगर MnO4- बनता है, MnO4- तो उसको मैग्नेट आयन बोलते हैं। और HMnO4 जो होता है, ये N क्यों लगा रहा हूं मैं? तो MnO4- जब बनता है ना इससे, पर मैग्नेट, MnO4- पर मैग्नेट आयन होता है। ये क्रोमियम जो होता है, ये भी Cr+2 +3 +4 +5 भी होता है, +6 भी होता है। ये बहुत पागल है ये भी। लिख ले, नाराज क्यों है? Ti+4, Ti+6, TiCl4 बनता है। कोबाल्ट जो है +2 होता है, +3 होता है। निकल भी आई थिंक +2, इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा काम आता नहीं है। तो जो ज्यादा काम आएगा, कोबाल्ट काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा। काम आता है कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, बस यही काम आएंगे ये तीन। अपने रिडॉक्स में सबसे ज्यादा काम आएंगे, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, एक कॉपर, यही काम आएंगे, ये चार एलिमेंट्स। जिंक का तो एक ही है ना, तो उसमें दिक्कत क्या है? जहां वेरिएबल है वो बता रहा हूं। H2 वाला मैग्निक है, HMnO4 वाला पर मैग्निक है। तुम्हें बताया होगा कि एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो पर हो जाता है, पर एसिड। तो एक ऑक्सीजन जुड़ने पर एसिड ना, तो यहां एक हाइड्रोजन हटने पर, मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहिए। हायर ऑक्सीडाइज साइड जाएगा तो पर यूज होता है।
नहीं, एवरेज नहीं निकालते उसमें। आयरन मिक्स्ड ऑक्साइड्स बनाता है, मैग्नीज नहीं बनाता, सिर्फ आयरन ही बनाएगा। लिख लिया? ये तो तुम्हें पता होगा ना, क्यों लिख रहे हो? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा? मैं तो बता रहा हूं कि ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। ये सब बॉन्डिंग में बताया सर ने। लिख लिया? कहाँ जाना है? किसी को टाइम दिया है? तो टाइम उसको 8 बजे का दिया कर। लिख लिया? अब देखो जरा ध्यान से, पॉइंट नंबर क्या आएगा? 8। सम इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, ये रिएक्शंस या ये कन्वर्जन ध्यान रखने हैं, ये आगे बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएंगे सारे रिएजेंट्स। जैसे पहला है परमैग्नेट आयन, ये है MnO4 माइनस। अगर इसमें K प्लस जुड़ जाएगा तो पोटेशियम परमैग्नेट हो जाएगा, Na प्लस जुड़ जाएगा तो सोडियम परमैग्नेट हो जाएगा। ठीक है, परमैग्नेट आयन। यार ये N क्यों आ रहा है बार बार? अरे तो तुम लोग तो सही लिखो, मैं गलत लिख रहा हूं तो N आएगा? परमैग्नेट नहीं आता N। अरे मेरा हाथ चल रहा है कंटिन्यूस, N आएगा? एक बार चेक कर लो ना। मैग्नीज, मैंगनीज आएगा, आएगा। वही कह रहा हूँ, गलत तो लिख ही नहीं सकता ना, इतने सालों से हाथ को ही आदत पड़ गई है। इंग्लिश मीडियम कौन नालायक बोला? इसका इंग्लिश मीडियम से क्या लेना देना बे? और इंग्लिश मीडियम ही नुकसान करता है। पर मैग्नेट नहीं आ रहा है N, लेकिन मैंगनीज में आ रहा है। मैग्नीज का है ना, चेक कर लो ना यार, क्या जा रहा है? आ रहा है ना? हाँ, मैंगनीज में तो आ रहा है, मैग्नेट में आ रहा है, आ रहा है। मैंगनेट बोलना पड़ेगा मुझे अब। देखो, अब यहां ध्यान से देखो, MnO4 माइनस जो बताना चाह रहा हूं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये निकाल लोगे सब आसानी से। इतना मुझे तुम पर भरोसा है कि MnO4 माइनस में Mn का x मान करके ऑक्सीजन का तुम्हें बताया कितना होता है, -2 और बराबर -1, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7। और मैग्नीज यहां देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं पोजीशन पे है, यानी इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी ये बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है?
7 ही दे सकता है। क्या 7 से ज्यादा दे सकता है? कभी भी नहीं। बॉन्डिंग में हमेशा केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर MnO4 माइनस बनाने के लिए उसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं, तो क्या ये और इलेक्ट्रॉन दे सकता है? यानी अब ये क्या करेगा रेडॉक्स में? केवल इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यानी इसका केवल रिडक्शन पॉसिबल है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर सकता है। यानी ये MnO4 माइनस कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। यानी इट कैन एक्ट ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखना है तुम्हें, इसलिए लिखवाया है कि MnO4 माइनस का कहीं भी रिएक्शन आएगा तो ये केवल और केवल रिड्यूस ही होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यहां क्रॉस क्यों किया? सिंस Mn is in maximum positive oxidation state, hence further oxidation is not possible। इसका further oxidation possible नहीं है। further oxidation is not possible। यानी MnO4 माइनस कहीं भी हो, कहीं भी हो, कैसे बिहेव करेगा? हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है डाइक्रोमेट या क्रोमेट आयन, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट होता है ये, डाइक्रोमेट आयन। और एक होता है CrO4-2 क्रोमेट आयन। Cr2O7-2 डाइक्रोमेट और CrO4-2 क्रोमेट। ये बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। और मैंने मिटा दिया, क्रोमियम यहां था 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे, 6th पोजीशन पे। मैग्नीज से पहले, जस्ट एक पोजीशन पहले। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो कितने लूज कर सकता है? और 6 ऑलरेडी लूज करके बैठा हुआ है, दोनों में ही, इसमें भी और इसमें भी। तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो ये किससे रिएक्ट करेगा? केवल रिड्यूसिंग एजेंट से ही रिएक्ट कर सकता है। यानी ये कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में, जब अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट हुआ क्या तुम्हारा? अभी थोड़ी स्टार्ट हुआ होगा, GOC चल रहा है अभी तो। अब देखो Cr2O7-2 क्लियर है। अब दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 भी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यानी कौन आसानी से रिड्यूस हो जाएगा दोनों में? यानी किसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? MnO4 माइनस की ज्यादा है या Cr2O7-2 की ज्यादा है? MnO4 माइनस की ज्यादा। क्यों? दोनों में इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? Mn की या Cr+6 की? क्यों? +7 चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है उसका साइज क्या हो जाएगा? उतना छोटा।
और जितना छोटा चार्ज Z इफेक्टिव उतना इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की टेंडेंसी, यानी MnO4 माइनस बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसकी कंपैरिजन में? Cr2O7 -2 के कंपैरिजन में। नहीं, Cr2O7 -2, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, K2CrO4 वो वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगला देखो, ऑक्साइड्स ऑफ Fe, ऑक्साइड्स ऑफ Fe, Fe के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं? केवल 2। 3 कहां से होते हैं नालायक? एक +2 और एक, अगर कोई और आ रहा है तो वो क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन, मतलब उसमें +2 और +3 दोनों है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो अगर तुम्हें FeO दिया है, FeO, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? क्या ये +2 से किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा या ऑलवेज Fe+3 में कन्वर्ट होगा? यहाँ Fe+2 है ना, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? ऑलवेज Fe+3। ये ध्यान रखना है, ये ऑलवेज +3 में। लेकिन अगर तुम्हारे पास +3 है और इसका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराया, ये किस में कन्वर्ट होगा? किसी में नहीं, Fe+3 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यानी अगर KMnO4 के साथ दोनों का मिक्सचर रख दिया जाए, मेरी बात समझना ध्यान से, आगे सवाल आएंगे इसके, और ये सवाल जेई का है। अगर दोनों का मिक्सचर रख दिया KMnO4 के साथ, कौन रिएक्ट करेगा? केवल ये रिएक्ट नहीं करेगा। K2Cr2O7 ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है, आगे के सवालों में भूलना नहीं है भैया, है ना। तो जितनी बातें मैं बता रहा हूं वो सारी बातें काम आएंगी, तो पढ़ना है आज घर जाकर ये सारा। तो FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है, तो अपन ने जो मोल कॉन्सेप्ट में सवाल किए थे मिक्सचर वाले, वही प्रॉब्लम फिर से करने हैं। तो बेसिकली रिडॉक्स क्या है? एक नया टूल है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हो जाएंगे। क्या कर रहे हो भाई? नहीं पढ़ना है तो उठ के चले जाओ, क्लास में कोई तुम्हें जबरदस्ती तो बुलाता नहीं है। इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 टूल हो जाएंगे। पहला मोल, दूसरा POAC, और तीसरा ये इक्विवेलेंट अप्रोच हो जाएगा। तो इक्वेशन को हमने 2 हिस्सों में बांटा, एक नॉन रिडॉक्स, एक रिडॉक्स। तो नॉन रिडॉक्स को मोल POAC से सॉल्व कर लेंगे। मोल POAC कॉन्सेप्ट यहां के सवालों में भी यूज कर लेंगे, मैं वो तरीका यहां भी बताऊंगा। और एक नया अप्रोच आ जाएगा, इक्विवेलेंट अप्रोच, यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन है उनको कैसे सॉल्व करना है। तो Fe+2 से +3 कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर Fe2O3 है, इसका रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा? Fe+2 में। लेकिन क्या FeO का रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट से होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो Fe के 2 एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +2 है और एक +3 है। +2 इज फेरस, +3 इज फेरिक। +2 इज फेरस, +3 इज फेरिक। लेकिन अगर कोई मिक्स्ड ऑक्साइड दे दिए तुम्हें, जैसे तुम्हें Fe3O4 दे दिया, Fe3O4, अब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। तो ये जो मिक्स्ड ऑक्साइड है ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी और एक रिड्यूसिंग एजेंट से भी, ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 में कन्वर्ट होगा, और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो रिड्यूस होकर Fe+2, यानी कन्वर्ट इन्हीं में होना है।
कन्वर्ट किस में होना है? +3 में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो किस में कन्वर्ट होना है? +2 में। तो अगर कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों से रिएक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड होता है Fe 0.96O। सुना है क्या ये? कहां पे? चुप रहने का क्या लेगा, मास्क भी लगा रखा है। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होते हैं, जैसे 1:2, 2:3। यहाँ रेशियो परफेक्ट नहीं है, 0.96 है ना, तो इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो तो ऐसा था 2:3, 1:2, 3:5, फॉर्मूला ऐसी तो आता है ना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ रहा है? 0.96:1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा Fe का। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0.96x, x मान लेते हैं इसका। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो x इक्वल टू कितना? ये भी 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी इसमें भी क्या है? Fe+2 और Fe+3 का मिक्सचर है, तो ये भी दोनों से रिएक्ट कर सकता है। Fe 0.96O अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा तो Fe+3 में कन्वर्ट होगा, और Fe 0.96O अगर किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा तो Fe+2 में कन्वर्ट होगा। यानी Fe के दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, कौन कौन से? +2 और +3। +2 +3 में कन्वर्ट होगा, +3 +2 में कन्वर्ट होगा। और अगर कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, देन इट कैन रिएक्ट विद बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। छापो क्या ना। तो हमने जो पढ़ा आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। बाकी तो तुमने ऑलरेडी 9-10 में पढ़े हुए थे कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, रिडक्शन का मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तुमने सीख रखा था। जो काम की चीज है वो रिएजेंट्स की नॉलेज है कि KMnO4 में MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट वो किससे रिएक्ट करेगा, FeO किससे रिएक्ट करेगा। अगर KMnO4 को ऐसे मिक्सचर में डाल दिया जहां Fe और Fe2O3 दोनों है तो KMnO4 किससे रिएक्ट करेगा, किससे नहीं करेगा। ये नॉलेज बहुत जरूरी है। एक और लिखो, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसको अगली क्लास में करेंगे। अरे फालतू की हरकत नहीं, H2O2 पढ़ना है अपने को। तो ध्यान रखना, ये वाला जो पोर्शन है जो रिएजेंट्स वाला है, इसको बहुत सीरियसली ध्यान रखना है। आगे के जितने हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर ये सारा यूज होने वाला है। होमवर्क है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पूरा मॉड्यूल, और रेस नंबर कौन सा था? 13। तो होमवर्क लिख देता हूं मैं। एक तो है रेस नंबर 13 और एक है कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मॉड्यूल। इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अरे बैठे रहो, अभी पता नहीं कहां भागना है, बैठो वापस।